हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं एनवायरमेंटल साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बोल देना चाहता हूँ कि बिजनेस स्टैट्स और लॉजिक का जो पेपर था, आई नो आपका अच्छा नहीं गया होगा, ठीक है। और हो सकता है कुछ लोगों का अच्छा गया हो, कुछ का ना गया हो, बट मुझे न्यूमेरिकल करा देने चाहिए थे। मैंने मतलब आपका सिलेबस भी पूरा चेंज हुआ था, ठीक है। पता भी नहीं था कि कैसा पेपर बनेगा। जनरली होता क्या है कि थ्योरी ज़्यादा आती है, न्यूमेरिकल जनरली कम ही रखे जाते हैं। पर ये पूरा न्यूमेरिकल ही बेस्ड उन्होंने दे दिया था। बट हाँ, आप कोशिश करा करो कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओ और अच्छे से पेज तो भर के आओ, अटेम्प्ट करो एटलीस्ट, और उससे थोड़ा रिलेटेबल आप लिख दोगे तो पास फिर भी हो जाओगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं दोबारा से सॉरी बोलना चाहता हूँ। हम आगे से और अच्छे से करेंगे। अगले सेमेस्टर जो आएंगे आप देखना वीडियो अच्छे से, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, और थोड़ी लॉन्ग वीडियो बना लेंगे 1 घंटे की, कोई नहीं। पर आपको समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ आओ और फिर वो पेपर जाए बेकार, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि किसी की बैक आए जब तक आप यहाँ से पढ़ रहे हो, पूरा साल पूरी आपकी बीबीए हो जाए। बैक नहीं आनी चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सस्टेनेबिलिटी होता क्या है? देखो, सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कुछ ऐसे मेथड या कुछ ऐसी चीज़ें, हम ऐसे मेथड को यूज़ करना जिससे कि हमारी चीज़ें भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सब कुछ बच जाए। मतलब ऐसे उपाय को लाना, जैसे आप सपोज आपको पानी पानी का आपको वो करना है, सेव करना है कि पानी की वेस्टेज ना हो या किसी रिसोर्सेज की वेस्टेज ना हो। तो आप अपने लिए ऐसा कोई उपाय निकालो कि आप उस पानी को इस्तेमाल भी कर पाओ और फ्यूचर के लिए भी बच जाए। वो ऐसा ना करना पड़े कि आपको पानी कम पीना पड़े ताकि आप फ्यूचर के लिए बचाओ। सस्टेनेबिलिटी मीन्स मीटिंग आवर प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, ठीक है। कि उनको भी कोई दिक्कत ना हो और हमें भी कोई दिक्कत ना हो। लॉन्ग टर्म बैलेंस बना रहे इकोनॉमी का, इन्वायरमेंट का, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल वेलबींग का, ठीक है। सो सस्टेनेबिलिटी क्या किस चीज़ पे फोकस करती है? इन चीज़ों पे फोकस करती है। सो 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी क्या है? 3 पिलर: इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, सोशल सस्टेनेबिलिटी। देखो, ये 3 सस्टेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, या आप ट्रिपल बॉटम लाइन कह सकते हो इनको। हमें इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी चाहिए कि भाई जहाँ हम रह रहे हैं, हम इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है। हम हमें हमारा इन्वायरमेंट भी अच्छा चाहिए। और इंडिया की बात नहीं, पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया में सब लोग रहते हैं। कहीं भी कुछ नुकसान होगा तो हम इनडायरेक्टली हमें भी होगा वो नुकसान, और इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली होगा, ठीक है। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना चाहिए, पोल्यूशन को कम करना चाहिए, वेस्टेज खत्म करनी चाहिए, रिन्यूएबल चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन कोल भी, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। ये भी ख़त्म ही हो जाएंगी। इसकी जगह हम रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करना चाहिए। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी चाहिए हमको, ठीक है। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी भी चाहिए कि भाई हमारा जो देश है उसकी ग्रोथ हो, एफिशिएंट यूज़ ऑफ वो रिसोर्सेज, स्टेबल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, कि सबके पास इनकम जनरेट हो, सबकी एम्प्लॉयमेंट मिले सबको, बिजनेस भी जो है वो प्रॉफिट अर्न करने विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी भी चाहिए हमें, और सोशल सस्टेनेबिलिटी चाहिए, मतलब कि हमारी क्वालिटी, लाइफ की क्वालिटी बढ़े, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन सब चीज़ों में सस्टेनेबिलिटी आए धीरे धीरे। फेयर वेजेस एंड सेफ वर्किंग कंडीशन हो, और क्वालिटी एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, ह्यूमन राइट्स और कम्युनिटी का डेवलपमेंट होता रहे, कि भाई बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हमारी जो सोसाइटी है उसका भी डेवलपमेंट होता रहे, ठीक है। और क्या है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में? डेवलपमेंट डेट बैलेंसेस इकोनॉमिक प्रोग्रेस विद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल वेलफेयर। भाई ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी की भी ग्रोथ हो, इन्वायरमेंट भी हमारा प्रोटेक्ट रहे और सोशल वेलफेयर भी होता रहे, ठीक है। स्मार्ट सिटीज़ बनाना, ग्रीन बिल्डिंग्स बनाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ करना, ठीक है। इंटर इंटरजनरेशनल इक्विटी, ये मैं आगे बता दूंगा अच्छे से, इसको भी थोड़ा स्किप कर देते हैं। मतलब रिसोर्सेज शुड बी यूज केयरफुली सो फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो बेनिफिट, मतलब फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें रिसोर्सेज को सेव करके रखना ताकि वो भी यूज़ कर पाएँ और हम भी यूज़ कर पाएँ अच्छे से, ठीक है। और क्या है इसमें? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया, सस्टेनेबल कंजप्शन हो गया, कि भाई हमें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए ताकि हमारा जो वेस्टेज है वो कम हो,
ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। मतलब ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए, ये सारी चीज़ों का यूज़ होता है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, अब आगे करते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखो, नेचुरल रिसोर्सेज के बहुत सारे क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, बहुत ही सारे। ठीक है, अजीब अजीब तरीके के। हम जनरली ये 3 पढ़ते हैं बेसिक से। ओरिजिन के बेस पे होते हैं, एक तो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं और एक होते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? वो होते हैं जो ऑब्टेन्ड होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया आपका, एनिमल्स हो गए, फिश हो गए, प्लांट हो गए, ये सारे बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। आपने पढ़ा होगा, 10th में भी आता है ये। सो ये सारे बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। एबायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जैसे कि जो नॉन लिविंग थिंग्स से जो ऑब्टेन्ड होते हैं, जैसे कि वाटर, एयर, मिनरल, लैंड, ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स है। सो ये एबायोटिक रिसोर्सेज हो गए, ये भी तो रिसोर्स है। पानी भी तो एक रिसोर्स है, मिनरल्स भी रिसोर्स है, लैंड भी रिसोर्स है। सो ये एबायोटिक रिसोर्स हो गए, और बायोटिक रिसोर्सेज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन हुए हैं। सो अब आता है बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी। ठीक है, सो दो होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल आपको पता ही है, जो हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं, वो खत्म नहीं होंगे। जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट। वाटर को भी आप बार बार प्योरीफाई कर सकते हो, यूज कर सकते हो, वो रिन्यूएबल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो खत्म हो जाएंगे, जिनकी एक लिमिटेड क्वांटिटी है। ठीक है, और जिनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ठीक है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स, ये सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताना एक चीज़ कि जो आपका कोल, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये कैसे बनी है? अर्थ के जो नीचे आपका जहाँ पर इनकी खुदाई होती है, ये कैसे बनी है? कमेंट करके ज़रूर बताना। उसको पढ़ना ही अच्छी चीज़ है, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इसमें भी। बेस्ड ऑन लेवल ऑफ डेवलपमेंट, एक होता है पोटेंशियल रिसोर्सेज, अवेलेबल बट नॉट फुल्ली यूटिलाइज। जैसे कि विंड एनर्जी। विंड एनर्जी जो है वो आजकल हर कहीं यूज़ नहीं होती। मतलब एक तो बहुत खर्चीला आता है, उसमें उसमें बहुत टाइम लगता है। पता है, विंड मिल्स को लगाने में ना बहुत साल लग जाते हैं। स्टार्ट करने का प्रोसेस ही बहुत बड़ा हो जाता है, तो कॉस्ट होती है ना, वो बहुत बड़ी हो जाती है। तो हर कोई बिजनेस करना पसंद नहीं करता। ऊपर से कुछ रीज़न के लिए ही वो है सुटेबल, मतलब जहाँ पर हवा ज़्यादा चलती है वहाँ पर ज़्यादा यूज़ होता है, और ऊपर से जैसे कोस्टल एरियाज़ के लिए। ठीक है, सो ऊपर से खर्चा ज़्यादा, टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा, प्रॉफिट आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सो इसीलिए ये होता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। ये अवेलेबल तो हैं पर फुल्ली यूटिलाइज नहीं, मैंने रीज़न भी बता दी है। डेवलप रिसोर्स जैसे कि कोल माइंस, ऑयल फील्ड्स, ये सारे डेवलप रिसोर्सेज हैं। इनको यूज़ कर दिया गया, इनको फाइंड आउट कर लिया गया है, और ये सारे अब यूज़ हो रहे हैं। ये डेवलप रिसोर्सेज जो जो करंटली यूज़ में है। स्टॉक रिसोर्सेज क्या हो गया? नॉन बट टेक्नोलॉजी नॉट अवेलेबल टू यूज़ देम फुल्ली। जैसे कि जो ये होते हैं, ये जो रिसोर्सेज होते हैं, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि इन रिसोर्सेज को हम यूज़ कर सकें। जैसे कि हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, पानी से जब आप हाइड्रोजन निकालोगे तो उससे आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो। उसके बाद आता है रिजर्व्स, पार्ट ऑफ स्टॉक डेट कैन बी यूज्ड विद प्रेजेंट टेक्नोलॉजी। जैसे कि वाटर स्टोर्ड इन डैम्स, ये हो गया आपका रिजर्व रिसोर्सेज। ठीक है, कि आपने डैम में वाटर को यूज मतलब रिजर्व करके रख दिया। ठीक है, अब आगे करते हैं। नेक्स्ट है इशू रिलेटेड टू ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्या क्या, जब आप किसी नेचुरल रिसोर्स को ओवर यूटिलाइज कर देते हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसका एक्सेसिव यूज़ कर लेते हो, और मतलब कंट्रोल नहीं रहता कि भाई आप यूज़ करे जा रहे हो। जैसे कि पानी की वेस्टेज है, वो नहीं करनी चाहिए। आपको भी ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, इसमें मैं थोड़ी चीज़ें भी बताऊंगा एक्स्ट्रा आपको, वो आपको शायद लाइफ के लिए थोड़ी काम आए। बहुत से लोग क्या करते हैं, एक पन्नी फेंक देंगे तो वो सोचते हैं कि मेरे अकेले की फेंकने से क्या ही हो जाएगा। पर आप ये सोचो, जब यही बात अगर लाखों करोड़ों लोग सोच रहे हैं तो वो सारे पन्नी फेंकेंगे। प्लास्टिक बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में हार्म करेगा। गाय होती हैं, इसको खा जाती हैं पन्नी को, उनको भी बहुत नुकसान हो जाता है, डेथ भी हो जाती है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि मतलब ओवरऑल ना ये सोच के चलना चाहिए कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो आप कैसे सेव कर सकते हो। एक का अगर कंट्रीब्यूशन भी रहता है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है, अब आता है क्या क्या इशू आ जाते हैं। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, हमारे जो
जब आप बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगते हो तो वो जो रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म होने लगते हैं धीरे धीरे, और फिर वो दोबारा बनेंगे भी नहीं, और बनने में इतने मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे और इतना पता भी नहीं कि इंसान जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या पता ख़त्म ही हो जाए। ठीक है, वैसे भी कह रहे थे ना 2026 में ख़त्म हो जाएगी दुनिया, तो कुछ नहीं पता। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, लैंड, वाटर, एयर, ये सब भी बहुत ज़्यादा हार्म होते हैं। ठीक है, पोल्यूशन के लेवल बढ़ जाते हैं, माइनिंग माइनिंग कॉजिंग लैंड डिग्रेडेशन। जब ये कोल माइनिंग होती है, सारी होती है, बहुत ज़्यादा हटा हटा के मिट्टी को सब हटा हटा के माइन करते हैं, जिसकी वजह से वो लैंड खराब ही हो जाती है, उसको यूज़ ही नहीं कर सकते फिर। और ना ही उसको बंद करते हैं कि भाई खुद ही ऐसे ही छोड़ देंगे उसको अच्छे से, मतलब एक होता है प्रोसेस होता है, जब आप माइनिंग कर ले होते हो ना, जब सारा कोयला निकल जाता है तो उसको वापस से सही करा जाता है, पर नहीं करती कंपनी क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाती है। नेक्स्ट आता है डिफोरेस्टेशन, वही आपको बताया जब आप फॉरेस्ट को कट कर देते हो। ठीक है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। आप कमेंट करके बताना ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो आज खत्म हो चुकी हैं प्लांट या एनिमल की, जो आप देखना चाहते थे। ठीक है, हो सकता है हो आपकी कोई फेवरेट, जैसे कि होता था ना एक वाइट कलर का एक लायन टाइप का होता था, उसके बड़े बड़े दांत होते थे, ऐसा कुछ। सो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बहुत हो जाता है, प्लांट और एनिमल स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हो जाता है। ठीक है, सोइल इरोजन हो जाता है जब ओवर ग्रेजिंग हो जाती है, डिफोरेस्टेशन हो जाता है, सोइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, और जो फर्टाइल लैंड होती है वो एक डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। वाटर की स्कार्सिटी हो जाती है, ग्राउंड वाटर खत्म होने लगता है। ठीक है, उसको रिफिल होने में बहुत टाइम लगता है, तो बहुत दिक्कत आ जाती है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है। सो ये सारे ओवर यूटिलाइजेशन के, जब आप रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज कर देते हो तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, अब आपने पढ़ तो लिया कि इशू क्या है, अब उनको क्या स्ट्रेटेजीज हैं जो हम कंजर्वेशन कर सकते हैं इन रिसोर्सेज का। आप रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल आपने पढ़ा होगा, 3 R's होते हैं। ठीक है, कि मिनिमम रिसोर्स को यूज़ करो, यूज़ आइटम अगेन, या फिर उनको दोबारा से वेस्ट को रिसाइकिल करके यूज़ कर लो। रीन्यूएबल रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ करो, सोलर, विंड, हाइड्रो पावर, इन सब पे ज़्यादा वो करो। डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल्स पे कम करो, जो बहुत इसेंशियल जगह है बस वहाँ पर यूज़ करो कोयले को, ये नहीं कि हर जगह जहाँ पर आप दूसरी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो फिर भी को आप क्या यूज़ कर रहे हो, कोयला। क्यों? क्योंकि वो सस्ता पड़ जाएगा। आप एक करोड़ों की मशीन लाओगे, इससे बढ़िया एक वो ले आओ, एक पूरी ट्रक भर के ले आओ कोयला, वही पूरा चल जाएगा महीने भर। ठीक है, सो ये होता है यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इनका यूज़ करो, अपनी कोयले फॉसिल फ्यूल से डिपेंडेंसी ख़त्म करो, क्योंकि ये ना एक दिन ख़त्म हो जाते हैं। एक चीज़ याद रखना, जब आप किसी चीज़ पे डिपेंडेंट हो जाते हो ना, और वो चीज़ एकदम से दूर हो जाती है या हट जाती है, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए हमें फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए, ताकि आगे दिक्कत ना हो जब ये ख़त्म हो जाएंगे। एफोरेस्टेशन, रिफोरेस्टेशन, वही पेड़ लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, फॉरेस्ट को बढ़ाओ, ताकि ऑक्सीजन हवा साफ हो सके। जैसे कि दिल्ली का AQI पता होगा आपको, ये सब चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी जा रही हैं। ठीक है, एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर करो आप, एनर्जी एनर्जी कंजर्वेशन करो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करो। ऐसी मतलब क्रॉप्स को होता है ना, जला देते हैं, लैंड बहुत पॉल्यूशन हो जाता है उससे भी। ऐसी चीज़ें मत करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ करो, फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ मत करो जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं, वरना उससे लैंड की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। ये सारी चीज़ें हैं, ये आप स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हो अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए। ठीक है, अब आगे करते हैं। सो नेक्स्ट है सस्टेनेबल प्रैक्टिस टू कंट्रोल डिफोरेस्टेशन, वही पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। ठीक है, लॉगिंग, सेलेक्टिव कटिंग यूज़ करो। ठीक है, और प्रमोटिंग एग्रोफोरेस्ट्री, यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव टू वुड, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन लॉज, कानून बहुत अच्छे बनाओ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। मेटल, बैम्बू, रिसाइकल पेपर, इनको यूज़ कर सकते हो आप, जहाँ पर पेड़ का यूज़ होता है इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस क्या होती है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, ड्रिप ड्रिप एंड स्प्रिंकल इरिगेशन मेथड यूज़ करो, रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वेस्ट वाटर करो। जैसे कि आप, होता क्या है, एक चीज़ बताया तो मैं आपको, घर में जैसे लोग वो लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, तो उस पानी को आप, मतलब अगर वो पानी में कोई केमिकल नहीं गिरा, तो आप उस वैसे पानी है तो उसको आप बाहर प्लांट्स में डाल सकते हो, क्योंकि उसमें मिट्टी होगी और तो कुछ होगा नहीं।
और अगर आपने केमिकल डाला है तो आप उसको साइड में डाल सकते हो, क्योंकि वो प्लांट को क्या पता नुकसान कर दे। ठीक है, सो ये आप कर सकते हो। छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं, ये आपकी डेली लाइफ इंप्रूव कर सकती हैं। सस्टेनेबल प्रैक्टिस और इन्वायरमेंट को भी हार्म होने से बचाएंगी। सस्टेनेबल प्रैक्टिस फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, सो स्कार सिक्योरिटी, हाँ, एनर्जी सिक्योरिटी मीन्स reliable, affordable and sustainable energy supply, यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, सोलर, विंड, इन सब को यूज कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉर फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी इंश्योर अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो, क्रॉप रोटेशन कर सकते हो ताकि फूड की अवेलेबिलिटी रहे। ठीक है, और एफिशिएंट यूज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड कर सकते हो। स्टोरेज को बढ़ा सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हो ताकि फूड हर किसी को अवेलेबल हो, कोई भूखमरी से ना मरे। ठीक है, रिड्यूसिंग फूड वेस्टेज, आप फूड वेस्टेज को ख़त्म कर सकते हो। पहले पहली एक पूरी प्लेट ऑर्डर ना करके आप थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हो, फिर उसको खा सकते हो बाद में। वो इतना ही लेना चाहिए, इतना वेस्टेज ना हो। ठीक है, सो आगे करते हैं। नेक्स्ट है इंटरजनरेशनल इक्विटी। Intergenerational equity means fair use of natural resources between present and future generation. Current generation should not overuse resources. Future generation have equal rights over natural resources. देखो, फ्यूचर में कौन आने वाला है, कौन जैसे कि आप भी एक दिन पेरेंट बनोगे। ठीक है, सो आपके जो बच्चे होंगे, कुछ नहीं पता ना कौन होगा कैसा होगा, सो वो हमारी फ्यूचर जनरेशन है। उनका उनका कोई कसूर नहीं है कि हम अगर कुछ गड़बड़ी करेंगे, हम उनको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं देना चाहते ना। तो आप खुद सोचो, जो बच्चा दिल्ली जैसी जगह पे वहाँ पर बोर्न हो रहा है, वहाँ पर उसके लिए कितनी नुकसानदायक है। वो AQI इतना हाई हो रखा है, वहाँ पर इतनी पोल्यूटेड एयर हो चुकी है। अब आप खुद सोचो कि कितना ज़्यादा हार्मफुल होगा, उसकी क्या गलती, जबकि हम ही इतना पोल्यूशन बढ़ाए जा रहे हैं। सो इंटरजनरेशन क्या होता है कि फेयर यूज़ हो, हमारी जनरेशन भी अच्छे से यूज़ कर पाए और फ्यूचर की जनरेशन भी यूज़ कर पाए। इंटरजनरेशनल equity ensure that future generation have access to the same natural resources as the present generation. इंटरजनरेशन इक्विटी क्या इंश्योर करती है कि हमारे पास भी वही रिसोर्सेज हम यूज़ करें और फ्यूचर जनरेशन भी यूज़ कर पाए। ठीक है, रिड्यूसिंग रीयूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज को कम करें, कोयला इन सब चीज़ों पर डिपेंडेंट ज़्यादा ना रहें और रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ ज़्यादा करें। सो इंटर जनरेशन इक्विटी यही होता है कि आज भी हम यूज़ कर पाए, फ्यूचर जनरेशन भी यूज़ कर पाए। ठीक है, अब आगे करते हैं। नेक्स्ट है इंट्रा जनरेशनल इक्विटी। वो था इंटर जनरेशनल, ये है इंट्रा जनरेशनल इक्विटी। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, इनको थोड़ा पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, इंट्रा जनरेशनल इक्विटी मीन्स फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग पीपल ऑफ द सेम जनरेशन। जो हमारी जनरेशन है ना, इनके पास भी इंटर जनरेशनल जो था उसमें हम क्या कर रहे थे, हमारे लिए भी रिसोर्सेज सेव कर रहे थे और फ्यूचर जनरेशन भी ताकि यूज़ कर पाए। लेकिन इंट्रा जनरेशनल का मेन फोकस क्या है, जो हमारी अभी प्रेजेंट में जनरेशन है उन सब के पास इक्वली रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूट करा जाए ताकि सब अच्छे से उसको यूज़ कर पाएँ। ठीक है, रिड्यूस इनइक्वालिटी विद इन सोसाइटी, इंश्योर इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज, फोकस ऑन सोशल जस्टिस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे कि अगर बहुत सारे अभी ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमारी जो दूसरी सोसाइटी है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब चीज़ें होंगी, वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है उनके पास पैसे ना हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ना हो। सो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। सो अनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है कि जो अमीर है वो अलग है, एक सोसाइटी अलग बन गई है कि अमीर लोग अलग हैं और जो गरीब लोग हैं वो अलग हैं। जो सारे अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हैं वो अमीर लोग यूज़ करेंगे, अच्छे कपड़े वो पहनेंगे, सब कुछ वो करेंगे, और गरीब लोग जो हैं वो अलग पहनेंगे। बात ये नहीं है कि अमीर लोग ऐसा नहीं है कि वो भी हराम का खा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेहनत से कमा रहे हैं वो भी। पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सोसाइटी को हार्म करके, लोगों को नुकसान पहुंचा के, इन्वायरमेंट को हार्म करके भी पैसा कमा रहे हैं और सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर रहे। सो ये चीज़ें भी देखनी चाहिए कि उनको अपने बिजनेस को ही नहीं, उनको एनवायरनमेंट को भी देखना चाहिए और जो रिसोर्सेज हैं वो सबके पास यूज़ हो ताकि
जैसे कि इक्वल एक्सेस टू क्लीन वाटर। अब आप खुद सोचो, अब बहुत सारी न्यूज़ देखी होंगी आपने कि ये एक्टर या ये जो भी प्लेयर है बाहर से देश से पानी मंगा मंगा के पीता है। ठीक है, अच्छी बात है, उसके पास पैसे हैं, वो पी सकता है, कोई गलत बात नहीं है उसमें। लेकिन आप ये देखो कि कितना कितना गलत हो रहा है। जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है भाई, वो कोशिश कर सकती है कि हर जगह साफ पानी हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि जो अमीरों के घर हैं, जो बड़ी बड़ी सोसाइटी है, जो बढ़िया पैसे पे करते हैं, उनके पास ही सारा का सारा अच्छा पानी जाए, साफ पानी, बाकी वो गंदा पहुंचा दो। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आपने देखा होगा जो ये जो घर होते हैं पुराने पुराने, जहाँ वो होती सोसाइटी जहाँ गवर्नमेंट की तरफ से पानी आता है, वो कितना गंदा होता है। ठीक है, सो ये सब, ये जो है ये एक इनइक्वालिटी है जो सोसाइटी के अंदर हो रही है, इसको रिड्यूस करना चाहिए। सो इंट्रा जनरेशन क्या बताती है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो सेम जनरेशन के पास अच्छे से यूज़ हो, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो, ताकि सब यूज़ कर पाए। ठीक है, पढ़ लेना, आप आगे करते हैं। नेक्स्ट है इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद द नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। एक इकोसिस्टम क्या होता है, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से भी इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि वाटर, एयर, लैंड, इनसे भी तो इंटरेक्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो ये एक इकोसिस्टम क्रिएट करता है। स्ट्रक्चर क्या होता है इको सिस्टम का, इसमें दो आते हैं, बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक, जो आपने पहले पढ़ लिए। बायोटिक कंपोनेंट में भी प्रोड्यूसर, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं जिनको, ग्रीन प्लांट, एल्गी, कंज्यूमर्स होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, ये सारे बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। जनरली एनिमल, ये सारी चीज़ें जो आती हैं ये आपकी बायोटिक कंपोनेंट में आती हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, एबायोटिक बताइए आपको क्या होते हैं, सनलाइट, एयर, वाटर, ये सब। फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम क्या होता है, एक इकोसिस्टम का फंक्शन क्या होता है, उसका होता है प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल, डीकम्पोजिशन। क्या होता है प्रोडक्टिविटी में, प्रोडक्शन ऑफ फूड, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। सो क्या होता है, फूड का प्रोडक्शन होता है, प्लांट जो होते हैं ये क्या करते हैं, फूड को प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे जो हर्बीवोरस होते हैं वो इनको खाते हैं, इनका फूड होता है। एनर्जी फ्लो होती है, वही एक शेर होता है, वो डियर को खाता है, ठीक है, ईगल स्नेक को खा जाता है, या जो भी है, जो भी जिसको खाता है। ठीक है, सो उनसे क्या होता है, एनर्जी मिलती है। शेर जब हिरन को खाएगा तभी तो उसको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, या जो भी वो ज़ेब्रा या जिसकी भी हंटिंग करेगा, जो भी उसका फूड होता है उसको खाएगा वो। ये तो एक जंगल का वो है, नियम है। ठीक है, ऐसे ही चलता है, यही साइकिल होती है, यही एक इकोसिस्टम भी है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है, सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, वाटर, इसका क्या होता है, फ्लो होता है कि एक एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में जाता है और एनर्जी मिलती है। डिकम्पोजिशन होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर सब्सटेंस, यही होता है इकोसिस्टम का फंक्शन। ठीक है, अब आगे करते हैं। अगर आपको पीछे डॉग्स की आवाज़ आ रही हो तो उसके लिए सॉरी, आज थोड़ा इनको रोटी ज़्यादा मिल गई तो ज़्यादा एनर्जी आ गई इनमें, पर कोई नहीं, हम इनको अवॉइड करते हैं। सो आगे करते हैं। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम कौन कौन से होते हैं, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, एक होता है आर्टिफिशियल, इकोलॉजिकल, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, मैं फ्लो में चला गया आगे। सो टाइप्स दो ही होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल। नेचुरल में आपका आता है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। ठीक है, ये होता है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये सारे आपके एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है। एक्वेटिक वही एक्वा, वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, मरीन लाइफ, ओशियन, सीज, ये सारे क्या होते हैं, ये नेचुरल इकोसिस्टम होता है आपका। आर्टिफिशियल मैन मेड सिस्टम इकोसिस्टम क्या होते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड, गार्डन्स, एक्वेरियम, अर्बन इकोसिस्टम, जो कि मैन मेड के द्वारा बनाए गए हैं, गार्डन्स, एक्वेरियम बनाए गए हैं ना, ये सारे आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं। इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इकोसिस्टम, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सेल्फ सस्टेन सिस्टम होता है। भाई एक इकोसिस्टम जो होता है ना वो सेल्फ सस्टेन होता है, उसे ज़रूरत नहीं पड़ती किसी की। जैसे कि आपने देखा होगा कोविड, कोविड में क्या हुआ था, पानी साफ हो गया, हवा साफ हो गई, जानवर रोड पे आने लगे, क्यों, क्योंकि इंसान ही नहीं दिख रहे उनको। ठीक है,
वो हर जगह वो खुश हैं सब, ठीक है। सो क्या हुआ था, एक कुछ महीनों के लिए, कुछ और देखो आप ये देखो, ये सिर्फ कुछ महीनों का लॉकडाउन था, या आप साल का कह लो, बीच बीच में ओपन भी होता था। बट ये देखो कि कितना जो इकोसिस्टम था उसने खुद को ही सेल्फ सस्टेन बना लिया था, वो खुद को ही सेल्फ सस्टेन है कि वो खुद को ही रिवाइव कर सकता है। इंटरडिपेंडेंसी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम में एक दूसरे के ऊपर ऑर्गेनिज्म निर्भर रहते हैं, ठीक है। एनर्जी फ्लो होती है, ठीक है, न्यूट्रेंट न्यूट्रेंट रिसाइकलिंग होती है, डायनामिक एंड अडेप्टेबल टू चेंज, यही सब। इंपॉर्टेंस क्या होती है एक इकोसिस्टम की, फूड प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखता है, क्लाइमेट और रेनफॉल को रेगुलेट करता है। इकोसिस्टम ना हो, ये पानी, झरने, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड फ्लड्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है, इंपॉर्टेंस होती है इकोसिस्टम की, ये सब ज़रूरतें होती हैं, ठीक है। इन सब को सपोर्ट करता है। अब आगे करते हैं। नेक्स्ट है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस इज इन इकोलॉजी refers to the ability of an ecosystem to maintain internal balance and stability despite external changes। मतलब कि जो इकोसिस्टम होता है ना, वो खुद के अंदर इंटरनली बैलेंस और स्टेबिलिटी बना के रखता है। भले ही बाहर पर कोई कितने थोड़े बहुत चेंज आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो खुद को मेंटेन कर ही लेता है, ठीक है। कंट्रोल पॉपुलेशन साइज एंड रिसोर्स यूज अचीव थ्रू नेचुरल फीडबैक मैकेनिज्म। अब आप ये देखो कि इकोसिस्टम जो होता है क्या होता है, अगर बाहर क्या हुआ, घास जो है वो ज़्यादा हो गई, ठीक है, उसकी वजह से भी दिक्कत होगी। जो शेर होगा, अगर मान लो डियर है, या उसका जो फ्रूट जो खाना है उसका वो कम हो गया, तो शेर मर जाएगा, ठीक है। और अगर जो डियर है, ये है जो ओमनीवोरस होते हैं, जो घास खाते हैं, ठीक है, अगर इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई तो लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा, ये हर जगह खाते रहेंगे, लैंड जो है वो मतलब एक तरीके से लैंड का डिग्रेडेशन हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर घास वास ये सब खाते रहेंगे, तो लैंड जो है वो बंजर सी बन जाएगी। उसके बाद और अगर इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई ज़्यादा, ठीक है, तो शेर कम हो जाएंगे वहाँ पर। और अगर मतलब इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई तो लैंड को भी दिक्कत होगी। और अगर इनकी पॉपुलेशन कम हो गई तो शेर को दिक्कत हो जाएगी, उसे खाना नहीं मिलेगा, वो मर जाएगा। सो जो इकोसिस्टम होता है ना, ये पूरा मेंटेन करके चलता है, बैलेंस बना के रखता है कि भाई सही मेंटेन बना रहे वहाँ भी और इधर भी, ठीक है। इसको देख लेना, इजी है, आप ये सब पढ़ पाओगे। रेगुलेशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इस सब को भी रेगुलेट करता है। वरना अगर इकोसिस्टम खुद को मेंटेन ना करके चले तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती चले जाए, वो तो पेड़ हैं ये सब, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर, एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, जो जो भी कोई होता है, वो ज़्यादा हीट एरिया में, कोल्ड एरिया में रह पाता है, ठीक है, क्योंकि उसका इकोसिस्टम वो ऐसी जगह पे ही पला बड़ा है, उसको सिस्टम ने ऐसा बना दिया है कि वो अब उस चीज़ को हैंडल कर पाता है, ठीक है। सो यही होता है। अब आगे करते हैं। सो मैंने थोड़ा इमेजेस का यूज़ कराया ताकि आपको थोड़ा बोर फील ना हो, क्योंकि वाइट वाइट सी होते हैं। आगे से कोशिश करूँगा मैं हो पाए कुछ सब्जेक्ट में, ठीक है। सो कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? कैरिंग कैपेसिटी इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट सस्टेनेबल विदाउट डिग्रेडिंग रिसोर्सेज। मतलब जो इन्वायरमेंट है ना, वो इतने लोगों को या इतने ऑर्गेनिजम्स को रख पा रहा है बिना अपने आप को नुकसान पहुंचाए। अब जैसे कि आप ये देखो, इमेज में देख पा रहे होंगे, यही इन्वायरमेंट है कि इन्वायरमेंट की कैपेसिटी कितनी है। एक पॉन्ड की, उसकी एक पोट जो है उसमें पानी है, उसकी कैपेसिटी है सिर्फ 3 मछलियों को हैंडल करने की, पर हमने उसमें कितनी ज़्यादा रख दी है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत हो गई, उस पर भी लोड पड़ गया है और इन पे भी। सो यही होता है, जो कैरिंग कैपेसिटी होती है अर्थ की, वो अगर आप ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, इतने रिसोर्सेज नहीं होंगे, डिफोरेस्टेशन होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, सो ये बहुत दिक्कत करेंगी। तो कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एक इन्वायरमेंट सपोर्ट कर पाता है बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। डिपेंड्स ऑन फूड, वाटर, स्पेस, शेल्टर, वेरीज विद इन्वायरमेंटल कंडीशन, एक्सीडिंग इट लीड्स टू रिसोर्स डेप्लीशन। अगर ज़्यादा हो जाता है तो रिसोर्स खत्म होना शुरू हो जाते हैं। लिमिटेड ग्राजिंग लैंड सपोर्ट ओनली अ फिक्स नंबर ऑफ एनिमल्स। मतलब कि अगर जो लैंड है जहाँ पर उनको ग्रेस करने के लिए, खाना खाने के लिए, चारे के लिए वो जाते हैं, अगर वो बहुत कम है, अगर वो जगह,
ज़्यादातर जगह बंजर पड़ी हुई है, तो वो एनिमल्स को सिर्फ कुछ ही एनिमल्स खा पाएंगे, वरना बाकी सारे भूखमरी के कारण मर जाएंगे। ठीक है, सो यही होती है कैरिंग कैपेसिटी की एक टाइम पे कितना हैंडल कर पाता है कोई, या फिर अर्थ जो है वो कितना हैंडल कर पा रही है, कितने ऑर्गेनिजम्स को, ये एक इन्वायरमेंट कितने ऑर्गेनिजम्स को हैंडल कर पा रहा है बिना अपने आप को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी दिक्कत के, कि दोनों आराम से चिल होके बैठे हुए हैं। ठीक है, आगे करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेटजीज फॉर इन सेतु एंड एक्स सेतु कंजर्वेशन। सो देखो इन सेतु क्या होता है, इन सेतु मतलब इन अंदर, ठीक है, या ऑन साइट कह दो, और एक्स सेतु मतलब ऑफ साइट बाहर। ठीक है, सो इन सेतु क्या होता है, इन सेतु कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्टिंग स्पीसीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट। एक जंगल है, ठीक है, उसकी एक बाउंड्री बना दी और उसको प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया कि भाई यहाँ पर जितने भी जानवर हैं उनको लेके नहीं आए, जू में नहीं लेके आए, उनको जहाँ पर वो रहते हैं बस वहीं पर। अब मान लो जैसे ये हाथी है, अगर इसको चोट लग गई तो फॉरेस्ट वाले जाएंगे, इसको पट्टी वट्टी कर देंगे, इसकी दवाई वाई दे देंगे और ये वापस अपने जंगल में चलना शुरू हो जाएगा। ये होता है इन सेतु, मतलब जहाँ वो रहते हैं वहीं उनकी उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी स्पीसीज को प्रोटेक्ट करके रखना ताकि उनको कोई दिक्कत भी ना हो। वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना देते, बर्ड सेंचुरीज, ये सब बना दिए जाते हैं ताकि ये सब सेफ हो सके, अपने नेचुरल हैबिटेट में रह पाए। अब शेर है, शेर को आप जंगल में छोड़ दोगे, वो शिकार करेगा, सब कुछ करेगा, वो उसकी नेचुरल हैबिटेट है। लेकिन इन सेतु में ये नेचुरल हैबिटेट है, एक्स सेतु में क्या हो जाएगा, आप उसको पकड़ के जंगल में, आप उसको पकड़ के उसमें ले आओगे जू में, वहां बंद कर दोगे, वहां उसको आप रोज डेली मीट दे दोगे खाने के लिए, वो खुश हो जाएगा। ये एक्स सेतु हो गया, उसकी नेचुरल हैबिटेट नहीं है ना ऐसे पड़े पड़े खाने का, उसे तो क्या करना है, उसे अपना शिकार करके खाना है, ये उसका नेचुरल हैबिटेट है। सो इन सेतु में क्या होता है, जहाँ पर वो जानवर पला बड़ा होता है, जहाँ का वो होता है वहीं उसको रखते हैं और वहीं उसकी क्या करते हैं, उसकी प्रोटेक्शन करी जाती है, सारी हेल्प करी जाती है उसको जितनी पॉसिबल हो पाए, ताकि वो मरे ना, उसका एक्सटिंक्शन ना हो, उसकी स्पीसीज, उसकी जो प्रजाति है वो हमेशा के लिए ख़त्म ना हो जाए। इसमें क्या करते हैं, पोचिंग, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, इन सबको बंद करा जाता है कि मारा ना जाए, इनके इनके जो एलिफेंट होते हैं, इनके जो टीथ होते हैं, इनका ट्रेड ना करा जाए। मेडिसिन पर्पस के लिए बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं उनका यूज़ ना करा जाए, या प्लांट्स को भी बहुत सेव करा जाता है, क्योंकि प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं ना, मेडिसिन में यूज़ होते हैं, तो उनको भी एक अलग ही उनकी जगह बना दी जाती है कि भाई तुम यहाँ पर सेफ रहोगे, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ये होता है आपका इन सेतु कंजर्वेशन। एग्जाम्पल क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये एग्जाम्पल है, आप लिख के आ सकते हो इन सेतु में। ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि इन सेतु एक सेतु क्या होता है, या फिर घुमा फिरा के क्वेश्चन दे सकते हैं, आ जाएगा, देख लेना। आगे करते हैं। नेक्स्ट है एक्स सेतु, जो कि मैंने बताया था, उस शेर को उठा के पिंजरे में डाल दिया। अब ये देखो कैसे दुखी बैठा है यहाँ पर, ठीक है, दुखी मतलब खड़ा हुआ है दो पंजों पे ऐसे, इसे बाहर जाके शिकार करके खाना है, ठीक है, इसे पड़े पड़े खाने में मजा नहीं आ रहा। लेकिन आजकल हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पड़े पड़े खाने में बहुत मजा आता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसको बाहर जाना है, इसको बाहर जाके खाना, शिकार करके खाना है, खुद से पेट भरना है खुद का। सो ये होता है एक्स सेतु में क्या करते हैं, इन स्पीसीज को लेके आते हैं और उनको जू में रखते हैं, ठीक है, और वहाँ पर इनकी क्या करी जाती है, इनकी प्रोटेक्शन करी जाती है। क्यों, क्योंकि अगर ये नेचुरल हैबिटेट में होंगे तो हो सकता है मर जाएं। अब सपोज करो एक बहुत ही प्यारा सा जानवर है, बहुत क्यूट सा छोटा सा जानवर है, ठीक है, वो जंगल में रहता है, लेकिन अब हो क्या रहा है, उस जानवर का बहुत शिकार हो रहा है, शेर जो है उसे खाने को कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है, वो उसी जानवर को पकड़ पकड़ के मारे जा रहा है, खाया जा रहा है, उनकी प्रजाति जो है वो कम होती जा रही है। अब आप उसको नेचुरल हैबिटेट में नहीं छोड़ सकते, आप उसको लाओगे, उसको उठाओगे, जू में रखोगे और वहां पर उसकी आप ब्रीडिंग करवाओगे, उसको आप खाना दोगे, उसको आप प्रोटेक्ट करके रखोगे। जैसे कि पांडा होता है, इसको रखा जाता है क्योंकि ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, ठीक है, इनकी बहुत बहुत कम वो बची हैं, मतलब बहुत कम बचे हैं ये। सो बहुत सारे हैं ऐसे जो बहुत कम बचे हैं धरती पे, जो कि बहुत बुरी बात है। हम लोग ही देख पाएंगे, क्या पता हमारे आने वाले बच्चे जो होंगे वो क्या पता देख पाए ना देख पाए ऐसे जानवर को, हम तो फिर भी देख पाते हैं जू में जाके,
बट ये धीरे धीरे एक्सटेंड होने वाले हैं, मतलब हो जाएंगे, हो सकता है। देखते हैं क्या करते हैं गवर्नमेंट, क्या करती है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। सो ये होती है स्ट्रेटजीज। क्या होती है, जू और बोटेनिकल गार्डन्स बनाए जाते हैं, पेड़ पेड़ पौधों के लिए भी करे जाते हैं ये, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, टिश्यू कल्चर, क्लोनिंग भी करी जाती है, एक्वेरियम बनाए जाते हैं ताकि वहाँ पर मछलियाँ जो हैं ये सेफ रहें, इनकी जो स्पीसीज़ हैं वो बच सके। ये होता है एक्स सेतु, मतलब कि इनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर इनको रखना और इनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। अब करते हैं आगे। सो नेक्स्ट है ओजोन लेयर डिप्लीशन। ये तो पता ही है आपको ओजोन लेयर क्या होती है, और सॉरी मैं बार बार ठीक है बोलता हूँ, अब क्या करूँ, ये मेरी मतलब रोक नहीं पाता, मैं इसको बोल ही देता हूँ, कोशिश करता हूँ कम से कम बोलने की, पर उतनी बार निकल जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि पर्सनल इंटरेक्शन टाइप हो रहा है जबकि मैं वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि आप सामने बैठे हो और मैं समझा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं पूछता हूँ ठीक है, ठीक है, जबकि आप कुछ बोलोगे नहीं ऐसे, पर कमेंट कर देना, उसके लिए सॉरी, ये बार बार आप सुनते होगे, तो इसको मैं करूँगा, इम्प्रूव करूँगा, देखते हैं क्या होता है आगे। इन ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने नहीं कराए हैं क्योंकि मैं इनको इम्पोर्टेंट इतना समझता नहीं हूँ, और ये आपको आते भी हैं। एयर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, मरीन पोल्यूशन क्या होता है, इनके इम्पैक्ट क्या होते हैं बिजनेस पे और कम्युनिटीज़ पे, ये सब पता है आपको, और आप इस सबको सर्च कर लेना एक बार, आपको और समझ में आ जाएगा। ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है? ओजोन लेयर डिप्लीशन रेफर्स टू thinning of the ozone layer in the Earth's stratosphere, which reduce its ability to absorb harmful ultraviolet radiation। आपको पता है एक लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर में जो कि हमको अर्थ की जो यूवी रेज होती है उससे हमको प्रोटेक्ट करती है, वरना हमारी स्किन बर्न हो जाएगी, हमें स्किन कैंसर भी हो जाएगा, ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ओजोन, इसका ये फॉर्मूला होता है केमिकल O3, ठीक है। लोकेटेड इन स्ट्रेटोस्फेयर 15 से 35 किलोमीटर अबव अर्थ के उस पे होता है ये। एब्जॉर्ब हार्मफुल यूवी रेज को एब्जॉर्ब करता है। कॉजेस क्या होते हैं इसके? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ होता है जो कि रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ठीक है, एरोसोल स्प्रेज में यूज़ करी जाती है। हेलोन्स फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसमें यूज़ करा जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड यूज़ करा जाता है एयरक्राफ्ट में, इंडस्ट्रीज़ में। इसकी वजह से क्या होता है, ओजोन लेयर, ये सारे कारण हैं ओजोन लेयर के डिप्लीशन का, ठीक है। अब करते हैं आगे। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। क्या क्या इफेक्ट होते हैं ओजोन लेयर के डिप्लीट होने से? स्किन कैंसर हो सकता है, आई प्रॉब्लम हो सकती है, इम्यून सिस्टम ह्यूमन का कमज़ोर हो सकता है, डैमेज टू प्लांट एंड क्रॉप्स, मरीन लाइफ जो एक होता है फाइटोप्लैंक्टन, इसको भी बहुत नुकसान पहुंचता है, और क्लाइमेट भी इम्बैलेंस हो जाता है। आपने देखा होगा अभी जनरली क्या हो रहा है, सर्दियाँ बहुत छोटी होती हैं और गर्मियाँ बड़ी हो गई हैं। बारिश के मौसम में भी कभी ज़्यादा बारिश कभी कम बारिश, जबकि ये सब पहले नहीं था। सीज़न के टाइम पे सीज़न आता था, अक्टूबर के टाइम में तो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते पर ठंड पड़ना स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन अब तो दिवाली तक भी शॉर्ट्स में घूमते हैं लोग, ठीक है, उसके बाद भी। सो जनरली जो वो होती है सर्दियाँ होती हैं वो स्टार्ट होती हैं नवंबर के एंड में, ठीक है, जो थोड़ी खतरनाक वाली, थोड़ी हल्की ज़्यादा टाइप की होती हैं। वरना अब तो कुछ भी नहीं बची है, बस नवंबर के एंड की और दिसंबर की और जनवरी की थोड़ी सी। सो ये होते हैं इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये सारी क्लाइमेट इम्बैलेंस हो जाता है। ओजोन होल क्या है? सेवर थिनिंग ऑफ ओजोन ऑब्जर्व्ड ओवर अंटार्कटिका। वहाँ पर देखी गई है कि भाई जो वहाँ पर ओजोन की थिनिंग हो रही है, ठीक है, कॉज्ड बाय एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर एंड CFCs, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पर मतलब एक तरीके से ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है। क्या क्या आप यूज़ कर सकते हो मेजर्स टू कंट्रोल ओजोन डिप्लीशन, आप लिख के आ सकते हो ये। बैन CFCs, हार्मफुल केमिकल। अगर आपसे पूछा है कि ओजोन लेयर है क्या, तो आप ये थोड़ा ना लिख के आओगे बस एक एक लेयर है जो हमें करती है, प्रोटेक्ट करती है और स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, भाई ये भी लिख के आ जाना कि कॉज क्या होता है उसका, ये मतलब डिप्लीशन का कॉज क्या होता है, क्या क्या उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं अगर वो मतलब डिप्लीट हो जाती है, तो क्या क्या मेजर होते हैं, इससे आप बहुत बड़ा आंसर लिख के आ सकते हो, ठीक है। मेजर्स टू कंट्रोल ओजोन डिप्लीशन, ये मैंने बता ही दिया आपको, पढ़ लेना इसको, आसान है। आगे करते हैं। तो इनमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा मैं, ये सब आपको पता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? एक ने मतलब
ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरल प्रोसेस डेट वार्म्स द अर्थ। एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस होता है जिससे कि धरती का जो अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। सनलाइट एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड रीच द सरफेस। द अर्थ एब्जॉर्ब solar energy and become warm. The earth release heat back into the atmosphere as infrared radiation. Greenhouse gas trap part of this outgoing heat। ये सारे पॉइंट्स पढ़ लेना आप। बस यही होता है कि ऊपर से सनलाइट आती है, अर्थ में ट्रैप हो जाती है, फिर वो बाहर निकलती है तो उससे टेम्परेचर बढ़ जाता है। ग्रीन हाउस गैस जो होती हैं वो ट्रैप हो जाती हैं, जैसे कि CO2, CH4, N2O। ठीक है, और ये सारी चीज़ें देख लेना इसमें। डिफोरेस्टेशन रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 बाय प्लांट्स। मतलब कि डिफोरेस्टेशन करने से जो प्लांट है वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते थे, पर अब नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हीट और बढ़ रही है। फॉसिल फ्यूल्स के बढ़ने से लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जिससे कि टेम्परेचर और बढ़ जाता है। ये सारी चीज़ें हैं ग्रीन हाउस की, ग्रीन हाउस इफेक्ट की। पॉइंट पढ़ लेना, रोक के स्क्रीनशॉट ले लेना, या आप चाहे तो PDF बना लेना। ठीक है, पर एक बार पूरी वीडियो सुन लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। अक्सर होता क्या है ना कि आपको देखा हुआ इतना याद नहीं रहता जितना सुना हुआ रह जाता है, तो आप उन चीज़ों को रिमेंबर कर पाते हो कि हाँ ये बताया गया था, मैं ये लिख सकता हूँ। अब करते हैं आगे। नेक्स्ट है एसिड रेन क्या होती है। देखो, जब भी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं वो ऊपर जाती हैं, क्लाउड्स में मिक्स हो जाती हैं वाटर के साथ, और फिर वो बारिश बन के, वेपर बन के बरस जाती हैं। वो एसिड रेन होती है। उनमें, उस एसिड में बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स मिले होते हैं गैसेस से जो निकलते हैं। ठीक है, सो एसिड रेन जो होती है वो प्लांट्स को डैमेज करती है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को रिड्यूस करती है, सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देती है, क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट सो स्लो ग्रोथ एंड डीके। एसिड रेन जो होती है वो लेक्स और रिवर को, एक्वेटिक लाइफ को, फिश को भी ख़त्म कर देती है, बहुत मतलब ख़तरनाक होती है। और आपने देखा होगा मोन्यूमेंट जो होते हैं, जैसे कि ताजमहल है, ये भी पॉल्यूशन से या इन सब चीज़ों से बहुत डैमेज हो जाता है। ठीक है, मतलब जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, सारी भी बहुत ज़्यादा डैमेज जाती है, क्योंकि ये जनरली मार्बल और लैंडस्टोन की बनी होती है, जिस पे बहुत ज़्यादा असर होता है इन मतलब हार्मफुल केमिकल्स का। और टॉक्सिक मेटल लाइक एल्यूमिनियम, it release toxic metals like aluminium into soil and water. It forest become more vulnerable to pests and diseases। मतलब वही फॉरेस्ट जो है वो डिजीज से, इन सब से ज़्यादा घुल मिल जाता है, बहुत नुकसान पहुंच जाता है लाइफ को ओवरऑल। बस यही है, ये आपकी ऐसी ट्रेन है। अब आगे करते हैं। नेक्स्ट आता है नेचुरल डिजास्टर एंड देयर मैनेजमेंट, मैन मेड डिजास्टर एंड देयर मैनेजमेंट। नेचुरल डिजास्टर क्या होते हैं, जो नेचुरल फोर्स के द्वारा कर किए जाते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन, ड्रॉट्स, वोल्केनो इरप्शन। ठीक है, दे कॉज लार्ज स्केल लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है ज़िंदगी को और प्रॉपर्टी को। अर्थक्वेक जो होती है, वो अर्थक्वेक जो होता है वो बिल्डिंग को डैमेज कर देता है। पता नहीं अर्थक्वेक एक लड़की है लड़का है, पर जो भी है, अर्थक्वेक डैमेज बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। फ्लड्स डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एंड कंटेमिनेटेड, जोक था, ठीक है, हंसना नहीं था इस पे। साइक्लोन लीड टू स्ट्रॉन्ग विंड्स, हैवी रेन एंड स्टॉर्म सर्जेस। अर्ली वार्निंग सिस्टम, मतलब आप मैनेजमेंट के लिए क्या कर सकते हो, अर्ली वार्निंग सिस्टम यूज़ कर सकते हो। डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस प्लान सेव लाइफ। वो कहते हैं ना, जब अर्थक्वेक आता है तो किसी खुले इलाके में चले जाओ, या फिर कहते हैं ना टेबल के नीचे छुप जाओ। तो ऐसी चीज़ें आप नेचुरल डिज़ास्टर से बचने के लिए सब सिखा सकते हो। ठीक है, पर ये जनरली ऐसी जगह अप्लाई होना चाहिए जहाँ पर ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वहाँ पर अक्सर वहीं पर होता है ज़्यादा नुकसान। मैन मेड डिज़ास्टर क्या होते हैं, कोई इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो गया, फायर हो गया, केमिकल लीक हो गया, न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया, वॉर हो गई, ये सारे मैन मेड डिज़ास्टर है। इन सब से बचने के लिए क्या कर सकते हो, इमरजेंसी कर सकते हो, लॉज को स्ट्रिक्ट बना सकते हो, ट्रेनिंग अवेयरनेस कर सकते हो, प्रॉपर सेफ्टी रेगुलेशन कैन प्रिवेंट सच डिज़ास्टर। भाई जो न्यूक्लियर ऐसी ऐसी जगह होती है वहाँ पर आप पूरे अच्छे से प्रोटेक्शन रखो, लॉज को टाइट रखो, ताकि कोई भी लॉस से फालतू बाहर ना जाके कुछ भी नुकसान ना कर दे। ठीक है, स्ट्रिक्ट नज़र रखो उस पर, ताकि कुछ भी नुकसान ना हो आगे।
मेडिकल वेडिकल की सारी चीज़ें होनी चाहिए, रिहेबिलिटेशन करवा दो लोगों का, मतलब एकदम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करा दो तुरंत, ताकि कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, इसके बारे में थोड़ा आगे पढ़ेंगे, आगे करते हैं। बस यही है मैन मेड डिजास्टर क्या होता है। अगेन ये सारे मैंने नहीं करवाए हैं, ठीक है, ये आप देख लेना। थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको करवाने जाऊंगा मैं तो बहुत बड़ी वीडियो जाएगी, मुझे इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं लगते, बट हो सकता है आ जाए तो देख लेना, वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, जो सॉलिड वेस्ट होता है आपका, ये जो होता है ना, मतलब प्लास्टिक प्लास्टिक ऐसी चीज़ें जो होती हैं सॉलिड वेस्ट होता है, सॉलिड फॉर्म में जो होता है, ऐसी चीज़ें देख लेना। बाकी डेमोग्राफिक चेंज क्या हुआ इंडिया में, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स और रिफ्यूजीज क्या होते हैं, ये सब देख लेना अच्छे से। आगे करते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल एथिक्स। सो देखो, इन्वायरमेंटल एथिक्स डील्स विद द मॉरल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। सो इन्वायरमेंटल एथिक्स जो होता है ये मॉरल रिलेशनशिप को बताता है एक ह्यूमन और नेचर के बीच में। देखो, आप इंसान हो, इसका मतलब ये हक नहीं है आपका कि आप कुछ भी करो, किसी को भी, किसी जानवर को परेशान करो, किसी पेड़ को काट दो, इसका मतलब वो चल नहीं सकते या बोल नहीं सकते तो आप उनका नुकसान करोगे, ठीक है। ये बहुत गलत बात है। सो ये मॉरल इन्वायरमेंटल एथिक्स ये बताते हैं एक रिलेशन होता है एक नेचर के साथ। आप कभी ये चीज़ नोटिस करना कि आप कभी नेचर के साथ जाओगे, नेचर के साथ इन्वॉल्व रहोगे, फॉरेस्ट में जाओगे या कहीं हाइकिंग करोगे या माउंटेन पे जाओगे, आप माउंटेन क्लाइंबिंग करोगे, आपको अंदर से बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है। और एक चीज़ और देखना, मैं नेचर की बात तो अलग बताता हूँ, आपको एनिमल्स के बारे में बताता हूँ जो बोल नहीं सकते। आप कभी एक चीज़ नोटिस करना कि आप अगर स्ट्रेस में रहोगे, किसी भी चीज़ में रहोगे और आपके पास एक डॉग है, वो आपके पास आएगा, आपके साथ खेलेगा, ज़बरदस्ती करेगा, आपका मूड फ्रेश कर देगा वो वापस से। सो यही होता है, नेचर भी यही होता है, और ये जो आपके लिविंग बींग्स होते हैं जो बोल नहीं सकते, ये भी ऐसे ही होते हैं। ये बहुत अच्छे होते हैं, ये सबसे अच्छी बात है कि ये बोल नहीं सकते, वरना ये बोलते तो बहुत कुछ कर देते, ठीक है। ये बोल नहीं पाते इसीलिए तो वो अच्छे लगते हैं हम लोगों को। सो यही बात है, इंसानों को भी वही अच्छा लगता है जो बोल नहीं पाता, फालतू जो बोलता नहीं, जो चुप चुप रहे, ठीक है। सो यही इनकी खासियत होती है। पेट होते हैं, आप किसी डॉग को मारते हो, वो वापस, आप उसको खाना डालो, वो वापस आपके पास आ जाएगा, वो ये नहीं सोचता कि इसने मुझे मारा था। वहीं आप किसी इंसान को कुछ छोटी सी बात बोल दो, उसको तुरंत बुरा लग जाता है इस बात का। सो यही बात है, हमारे कुछ एथिक्स होते हैं नेचर को लेके, इन चीज़ों को लेके, जो कि हमें फॉलो करने चाहिए। हमारी ह्यूमंस हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, हम नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो कौन करेगा। सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम क्या कर रहे हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, हम इन्वायरमेंट को, जहाँ हम रह रहे हैं उसी को हम नुकसान करते जा रहे हैं। अपने घर में तो हम साफ सफाई कर लेते हैं, पर बाहर का जो इलाका है वहाँ कूड़ा कचरा रख देते हैं, ठीक है। जबकि ये पता है कि हम उसी जगह में रह रहे हैं, उसी इलाके में रह रहे हैं। इन्वायरमेंट भी ऐसा ही है, हम इसी अर्थ पे रह रहे हैं। आप खुद सोचो, अगर कुछ कल को कुछ बहुत बड़ी चीज़ होगी तो कहाँ जाएंगे इंसान, कहीं नहीं जा सकते, यहीं रहेंगे। सो यही बात है सारी की सारी, कि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एथिकली रॉन्ग, एथिकली रॉन्ग है, ठीक है। आजकल तो गवर्नमेंट भी इनको घुमा फिरा के, कानून को, लॉ को घुमा फिरा के इनको अच्छा बना देती है, एथिक्स बता देती है, जो कि बहुत गलत बात है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज़ अ मॉरल ड्यूटी, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करके रखें। फ्यूचर जनरेशन हैव इक्वल राइट्स ओवर नेचुरल रिसोर्सेज, फ्यूचर जनरेशन जो है उनके बराबर के वो हकदार हैं, जो हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो भी यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि हम ऐसी दुनिया छोड़ के जाएं उनके लिए, कि वो उनके लिए सांस लेने की दिक्कत हो, पानी ना पी पाए वो साफ, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये हमारे कुछ एथिक्स होते हैं, आप तो मर जाओगे लेकिन वो तो रहेंगे ना, इसीलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब तक हम हैं तब तक हम हर चीज़ों को, इन्वायरमेंट को अच्छा रखें, और ताकि वो आगे के लिए भी सब लोग उसे यूज़ कर पाएँ। अब आगे करते हैं। What is the role of business in achieving sustainable development goal and promoting responsible consumption? So एक बिजनेस का क्या रोल होता है सस्टेनेबल गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए। रिसोर्स एफिशिएंसी, बिजनेस को जो है वो नेचुरल रिसोर्स को अच्छे से यूज़ करना चाहिए, मिनिमम वेस्टेज होनी चाहिए। सस्टेनेबल प्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी,
को यूज़ करना चाहिए ताकि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम हो। एथिकल सोर्सिंग होनी चाहिए, सर्कुलर इकोनॉमिक होनी चाहिए, प्रमोटिंग रीयूज रिसाइकलिंग, ये सब चीज़ें करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंपनी इतनी ज़्यादा ब्रांडेड हो रही है कि हम तो एक बार जो यूज़ करेंगे करेंगे, उसके बाद दोबारा उसको रीयूज़ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। CSR होना चाहिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सोसाइटी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, इन सब के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग, इंकरेजिंग कंज्यूमर टू मेक इको फ्रेंडली चॉइस, ये सारी चीज़ें एक बिजनेस को करनी चाहिए। अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, आगे करते हैं, इनको पढ़ लेना, ईजी है। नेक्स्ट है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974। ये आ सकता है, ठीक है, कंफर्म श्योर नहीं है और पता भी नहीं है मैंने कौन सा पेपर बनाया है, बट ये है कि ये इम्पोर्टेंट है। ऐसा आ सकता है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या है, क्या चीज़ें हैं उसकी, ये सब आ सकता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये, सो पढ़ लेना। इसमें क्या है, ये किसने, मेन मेन चीज़ ये पढ़ना, इस्टेब्लिश बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये क्या करता है, वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करता है इंडिया के अंदर। पोल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ वाटर दैट हार्म्स हेल्थ और इन्वायरमेंट, ये डिफाइन करता है पोल्यूशन को जो हार्म करता है वाटर को, कि भाई क्या क्या चीज़ें नुकसान दे सकती हैं पानी के लिए। इंडस्ट्रीज मस्ट ऑब्टेन कंसर्न बिफोर रिलीजिंग एफिलेंट्स, प्रोवाइड पेनल्टीज फॉर वायलेटिंग पोल्यूशन नॉर्म्स। सो ये सारी चीज़ें वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट करता है 1974, पेनल्टीज लगाता है, सारे रूल्स रेगुलेशन बनाता है, इस्टेब्लिश करा गया था CPCB के द्वारा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट देख लेना, ये इनेक्टेड आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजडी, जब भोपाल गैस ट्रेजडी हुई थी उसके बाद ये फोर्स में आया था। एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेगुलेट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, आजकल तो गवर्नमेंट ही पोल्यूशन की घुमा फिरा के पोल्यूशन ही कर डालती है। ये सारी चीज़ें देख लेना आप, इजी है, पढ़ लेना, इतना डिटेल में नहीं जाती। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है वैसे, बट मुझे नहीं लगता है इतना कुछ ज़्यादा खतरनाक पेपर है ये, करिया हो गया आप वैसे भी, आपको पढ़ा ही है, आपने बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो PVS। आगे करते हैं। नेक्स्ट है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, डिफाइन एयर पोल्यूटेंट, एयर पोल्यूशन लीगली, ये सब चीज़ें बताता है। CPCB जो है मॉनिटर्स एंड कंट्रोल एयर पोल्यूशन नेशनली। SPCB मॉनिटर एंड इन्फोर्स एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड एट द स्टेट लेवल, ये सारी चीज़ें देखता है कि एयर क्या है, मतलब एयर के लिए क्या पोल्यूटेंट हार्म है, क्या नुकसानदायक हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। रेगुलेट एमिशन ऑफ पोल्यूटेंट फ्रॉम इंडस्ट्रीज व्हीकल एट्सेट्रा, मतलब ये रेगुलेट करता है जो भी नुकसान, ये इंडस्ट्री से जो पोल्यूटेंट निकलते हैं ना, व्हीकल्स से जो निकलते हैं, सबको रेगुलेट करता है जनरली, कि भाई किससे कितना निकलना चाहिए। एस्टेब्लिश एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये सारे स्टैंडर्ड को स्टैब्लिश करता है। गला भी दर्द हो गया बोलते बोलते, पर कोई नहीं, थोड़ा देख लो, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करा रहा, आप कर सकते हो, पढ़ लेना थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है रीसेटलमेंट ऑफ अफेक्टेड पीपल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ अफेक्टेड पीपल। रीसेटलमेंट मतलब कि ऐसी एक पोल्यूटेड या पोल्यूशन अफेक्टेड एरिया से लोगों को मूव करना टू सेफर लोकेशन, मतलब जहाँ ज़्यादा पोल्यूशन है वहाँ से उनको उठा के एक अच्छी लोकेशन पे पहुँचा देना। इंश्योर करना कि जहाँ पर वो पहुँच रहे हैं वहाँ पर अच्छी कंडीशंस हो, वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो उनको। लीगल डॉक्यूमेंटेशन करवाना, उनको लैंड अलॉट करना, भाई वो जिस जगह पे रहते थे वहाँ उनका घर था, उनका घर भी गया, उनकी ज़मीन भी गई, सब कुछ गया, क्योंकि वहाँ पोल्यूशन फैल गया काफ़ी ज़्यादा, वरना वो वहाँ रहते तो मर जाते। तो उनको नई जगह पे लैंड अलॉट करना, उनको लीगल डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करना, उनको क्लीन वाटर मिले, सैनिटेशन मिले, इलेक्ट्रिसिटी मिले, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना जो उनको पहले वहाँ मिल रही थी। सो रीसेटलमेंट क्या होता है, लोगों को पोल्यूशन वाली जगह से उठा के एक अच्छी जगह पे पहुंचा देना और ये सारी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करवाना। रिहेबिलिटेशन क्या होता है, हेल्पिंग अफेक्टेड पीपल रिकवर टू देयर नॉर्मल लिविंग स्टैंडर्ड। इसमें क्या करते हैं कि उनको जो भी नुकसान हुआ है, उनको जो उनको अफेक्ट हुआ है, उनका कुछ घर टूट गया है अर्थक्वेक में, ये सब चीज़ें हो गई हैं, इन सब से उनको
रिकवर करवाना, उनको मूव नहीं करते, उनको क्या करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, जॉब प्रोवाइड करवा देते हैं, हेल्थ केयर सपोर्ट देते हैं, पॉल्यूशन जो रिलेटेड इलनेस होती है उसमें मिल जाता है, कंपनसेशन मिल जाता है अगर कोई लॉस, कोई प्रॉपर्टी लॉस हुई है या फिर इनकम का वो हुआ है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है कि भाई अगर किसी का कुछ घर वर टूट गया है किसी नेचुरल उसमें, तो उससे उसको फाइनेंशियल सपोर्ट, उसको हेल्प करी जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये होता है इसका रिहेबिलिटेशन का। सो रीसेटलमेंट पोल्यूटेड जगह से उठा के अच्छी जगह पे पहुंचाना, रिहेबिलिटेशन उसका घर वर टूट गया या कुछ भी हो गया है उसको रिकवर में हेल्प करना कि भाई उसकी जॉब भी चली गई। अब आप देखो कोविड में कितनी सारी दिक्कत हुई थी, ये एक एपिडेमिक था। सो इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब हुई, बहुत लोगों के जो पेरेंट्स थे उनकी भी डेथ हुई है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे अकेले रह गए, बहुत सारों ने अपने मतलब अपने फादर को लूज़ कर दिया। सो ये सारी चीज़ें हुई हैं। सो उनको उस मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकालना, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं रिहेबिलिटेशन के अंदर जो अफेक्टेड पीपल को हुई है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कमेंट करके बताना। एंड मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं कराया, कमेंट करके बताना, जितना हो पाया उतना करा दी। खैर, सो दोबारा बोलता हूँ, कमेंट करके बताना, कोई भी डाउट हो तो वीडियो को लाइक करना और जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करवा दो, बहुत पास आ गए हैं, 100 कुछ रह रहे हैं। सो जल्दी से करवा देना और नेक्स्ट सेमेस्टर में मिलते हैं दोबारा से। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना कोई भी डाउट हो तो, और डाउट ना हो फिर भी कमेंट कर देना कोई भी, मैं मतलब रिप्लाई तो करता ही हूँ, इतना बड़ा कोई यूट्यूबर तो हूँ नहीं, जितना हो पाता है उतना कर देता हूँ मैं सबका रिप्लाई। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए, अच्छे जाएं, आपका सेमेस्टर अच्छा जाए और टेंशन लेनी नहीं है। आपका जो बीबीए है ये हो जाएगी कंप्लीट, आराम से हो जाएगी बिना किसी दिक्कत के। सो आप बस वीडियो को पूरा देखा करो, अच्छे से देखा करो, और जो बच्चे यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताना, अटेंडेंस लगाना अपनी कि हाँ हम यहाँ तक देख रहे हैं, एंड तक सारी बातें आपने सुनी है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय।